गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति का साइंस देखेंगे। ठीक है, साइंस इसमें बहुत ही बेहतरीन कवरेज किया गया है साइंस का, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर सभी हैं। तो एक एक करके इसका हम लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसकी भौतिकी विज्ञान का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान देखेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियाँ देखेंगे, यांत्रिकी देखेंगे, स्थूल पदार्थों के गुण देखेंगे और प्रकाशिकी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का। तो फर्स्ट है इसमें भौतिक राशि, जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और उत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और उत्पन्न राशियाँ जो होती हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और जो मूल राशियाँ होती हैं वो स्वतंत्र राशि होती हैं। तो मूल राशियाँ होती है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सभी। और मूल राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, उसी तरह उत्पन्न राशियाँ जो होती है मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और ये बल, संवेग, त्वरण होता है। और उत्पन्न राशियाँ मापने के लिए उत्पन्न मात्रक भी होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इसमें अंतर भी जान लीजिए कि ये स्वतंत्र होती है, ये मूल राशियों पर निर्भर होता है। इसमें क्या क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और इसमें बल, संवेग, त्वरण, ये सभी। और मूल राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक होता है, और व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है उसको मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक है, मानक मात्रक क्या है, भौतिक मान के निश्चित मात्रक को मानक मात्रक कहते हैं। अब मात्रक या इकाई ये किसको कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मापने के लिए जो मानक स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया है उसी राशि को एक निश्चित परिमाण देता है। ठीक है, मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ होती हैं। भौतिक राशि जो हम लोग जानते हैं उनको मापने के लिए एक स्टैंडर्ड पद्धति होती है। तो ये होता है CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है, FPS पद्धति होता है और SI पद्धति होता है। तो इनको देखेंगे। CGS पद्धति, इसमें क्या होता है, इसका अन्य नाम फ्रेंच पद्धति है, मीट्रिक पद्धति है। इसका पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति इसको कहते हैं। इसमें मात्रक देख लीजिए, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। उसी तरह MKS पद्धति में क्या है, मात्रक जो होता है, मात्रक देखते हैं तो इसमें MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी से इसको इंडिकेट करते हैं, और समय का मात्रक सेकेंड होता है जिसको S से इंडिकेट करते हैं, मीटर को M से। ठीक है, FPS पद्धति देख लीजिए, इसका भी अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। और मात्रक इसका देख लीजिए, लंबाई का मात्रक इसमें फुट होता है, F से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, P से इंडिकेट करते हैं, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SI पद्धति। SI पद्धति में क्या है, MKS पद्धति का परिवर्तित रूप ही SI पद्धति है। पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल इसके अंतर्गत महाअधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। तो पेरिस में जो आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाअधिवेशन 1960 में, उसी में SI पद्धति को स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति कौन कौन है देख लीजिए, कुल 7 मात्रक हैं। लंबाई का मीटर M से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम kg, समय का सेकेंड S, ताप का केल्विन K, विद्युत धारा का एम्पियर A, और ज्योति का तीव्रता का कैंडेला CD, और पदार्थ का परिमाण है मोल, MOL से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब वो हो गया। अब देखते हैं यांत्रिकी, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की ये शाखा होती है। तो जो पिंडों
पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके अध्ययन के लिए जो भौतिक विज्ञान की शाखा है वह यांत्रिकी कहलाती है। इसमें हम लोग देखेंगे भार और द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले भार देखते हैं। भार की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है, वो भार होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। सदिश राशि ये होती है और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। ठीक है, अब द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा है। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान होता है और मात्रक इसका क्या होता है? ग्राम या किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान जो होता है अदिश राशि होती है और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो दूरी देखिए, चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है और इसमें केवल परिमाण होता है और ये कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, दूरी जो होता है शून्य नहीं हो सकता। और विस्थापन के बारे में देखते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको विस्थापन कहते हैं और इसमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, और ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दूरी विस्थापन में अंतर भी था और दूरी और विस्थापन के बारे में आपने देखा भी। अब हम लोग चाल और वेग देखते हैं। तो चाल क्या होती है? प्रति इकाई समय में जो चली गई दूरी होती है वो चाल स्पीड कहलाता है। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बाई समय। ठीक है, और ये अदिश राशि होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह अब वर्ग देखेंगे, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वर्ग, ये वेग कहलाता है। वेग है ये वेलोसिटी। तो प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बाय समय। अब ये वेग जो होता है सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में त्वरण, एक्सीलरेशन देखते हैं। तो त्वरण की परिभाषा होती है समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उसे त्वरण कहते हैं। तो समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये सदिश राशि होती है। ठीक है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय होता है। ठीक है, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी आप जानते होंगे। तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी होता है। आगे देखते हैं अब न्यूटन के गति के नियम के बारे में देखते हैं। वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए इन्होंने नियम दिए थे और ये नियमों की संख्या इनकी 3 है। तो ये न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए हैं। न्यूटन का गति विषयक पहला नियम। तो पहला नियम क्या है? कोई विराम वस्तु तब तक विरामवस्त या कोई गतिमान वस्तु तब तक एक समान रेखा चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो जब इसमें ये बताया गया है कि कोई वस्तु तब तक विराम में है तो विराम में ही रहेगी या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट नियम है न्यूटन्स लॉ और इसका अन्य नाम इसको जड़ता का नियम भी कहते हैं। यह नियम जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है जड़त्व से संबंधित है। अब न्यूटन के दूसरा नियम देखते हैं। नियम क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें दिया है कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वो उस वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसका गुणनफल होता है। ठीक है, F बराबर ma होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। ठीक है, ma। चलिए बल अब देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर भी होता है। न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम देख लीजिए। जब कभी कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जब कोई हम बल लगाते हैं तो दूसरा वस्तु भी उतनी ही बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और इसका अन्य नाम इसको कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसको कह सकते हैं। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपके भी हाथों में वो कंपन महसूस होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संवेग मोमेंटम। परिभाषा है इसकी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। P बराबर mv होता है, mv। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और ये सदिश राशि होती है। संवेग जो होती है सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से संबंधित देख लीजिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। और ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है? ये जड़त्व के नियम कारण होता है। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा, बाहरी पहियों पर पलटेगा। कार्य अब देखते हैं वर्क। वर्क की क्या परिभाषा है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन की क्रिया है उसे कार्य कहते हैं। और कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, W बराबर एफ एस है, F इंटू एस होता है। और कार्य क्या होता है? अदिश राशि होती है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में देखें तो इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्घ कार्य का। अब ऊर्जा देखते हैं तो कार्य करने की जो क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है और अदिश राशि होती है। और एसआई मात्रक इसका जूल होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देख लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है KE = 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है PE बराबर mgh। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब शक्ति या सामर्थ्य, जिस पावर। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। कार्य करने की जो दर को सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बाय समय। ठीक है, इकाई समय W/T। P बराबर W/T होता है कार्य बराबर। नेक्स्ट है ये अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, वाट होता है। और सीजीएस मात्रक इसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यू या अर्ग पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अब इसका अन्य मात्रक अश्व सामर्थ्य हॉर्स पावर भी होता है। 1 हॉर्स पावर = 746 वाट होता है। नेक्स्ट है विविध देखते हैं अब रंग के बारे में। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कौन कौन है? ये 3 हैं, लाल, हरा और नीला रंग, ये प्राथमिक रंग है। तो देखिए ये दिया हुआ है, लाल और नीला को मिलाते हैं। ठीक है, जब लाल और नीला मिलाते हैं तो मैजेंटा बनता है। ये देखिए लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग है। और लाल नीला को जब मिलाते हैं तो मैजेंटा बनता है। और जब लाल हरा को मिलाते हैं पीला बनता है। हरा और नीला को मिलाते हैं तो श्यान बनता है। और सभी मिलने के बाद सफ़ेद हो जाता है। तो ये वर्ण त्रिभुज है। द्वितीय रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे मैजेंटा, श्यान, पीला रंग, ये सभी द्वितीयक रंग हैं। अब स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में अब हम लोग देखेंगे। स्थूल पदार्थों के गुण द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण होते हैं।
ठोस, द्रव, गैस हम लोग जानते हैं इसको। ठोस में इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होता है, द्रव में क्या होता है प्रेशर, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व, प्लवन, ये सभी होता है। गैस में वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं, इसका परिभाषा क्या है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है वो इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, और इसके क्यों दो प्रकार होते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं में कौन कौन आ जाएगा, रबड़ बैंड, स्प्रिंग, क्वार्टर्स, ये सभी आएगा। और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं में मोम, लोहा आ जाता है। श्यानता के बारे में देखते हैं, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है वो श्यानता कहलाता है। ठोस में श्यानता नहीं होती है और गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और द्रवों की श्यानता जो होती है ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है, अब दाब देखेंगे, प्रेशर, इसकी परिभाषा क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल होता है और एसआई मात्रक इसका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाला आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसको एक बार और देख लीजिए, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है और उसके भार में जब होने वाला आभासी कमी होती है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के वो बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए, द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है वो होता है सरफेस टेंशन। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। सीजीएस में मात्रक क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर। एक डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। नोट में क्या है, यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण, वर्षा की बूंद व साबुन का बुलबुला या आदि। उत्प्लावन बल के बारे में देखते हैं, परिभाषा क्या है, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका वह अन्य नाम है उत्क्षेप। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो P बराबर H इंटू डी इंटू जी होता है, जहाँ P क्या है, दाब है, H गहराई है, D उसका द्रव का घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको संजसक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है इसको। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स कहते हैं इसको। केशिकत्व देख लीजिए, केशिकत्व, इसका परिभाषा क्या है, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना को केशिकत्व कहते हैं। उदाहरण जैसे जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना, तो ये सभी केशिकत्व के उदाहरण हैं। अब देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि दो पिंडों के मध्य जो बल लगता है आकर्षण बल का जो परिणाम होता है, परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, F समानुपाती होता है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण के नियम का।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। तो ये केपलर का नियम है, केपलर का नियम है, इसको देख लेते हैं। तो इसका प्रथम नियम क्या है कि सभी ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। इसका ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तृतीय नियम क्या है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर इजकल टू अनुक्रमानुपाती है ए क्यू। ठीक है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक के बारे में अब देखते हैं। जी है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान कितना है, जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और पृथ्वी तल पर इसका मान सबसे कम कहाँ होता है, गुरुत्व का सबसे कम होता है मान विषुवत रेखा पे और सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। और जी से इसका क्या संबंध है, तो जी इजकल टू गुरुत्व, ये देख रहे हैं, जी इजकल टू GME/R² है। यहाँ ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE है पृथ्वी की त्रिज्या। अब उपग्रह की कक्षीय चाल देखते हैं। इसकी परिभाषा, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है V0 इजकल टू RE√G/R। तो यहाँ पे V0 क्या है, कक्षीय चाल है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है और G गुरुत्वीय त्वरण है, R क्या है, कक्षा की त्रिज्या है। अब पलायन वेग के बारे में जानते हैं। पलायन वेग की परिभाषा क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, तो इसे पलायन वेग कहते हैं। तो इसके पृथ्वी हेतु मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और पलायन वेग बराबर क्या होता है, √2GRE। तो ये RE क्या है, पृथ्वी की ये त्रिज्या है। नेक्स्ट है, अब ये गोलक का फिगर दिया हुआ है, गोलक है और ये इधर से इधर राउंड कर रहा है। ठीक है, ये उसकी लंबाई है। अब इसको देखते हैं सरल लोलक। तो इसमें आवृत्ति होता है, आवर्तकाल होता है और सेकंड लोलक होता है। तो आवृत्ति n होती है, 1 सेकंड में किया गया दोलन क्या होता है, n बराबर 1/2 √G/L होता है और यहाँ n जो है 1/T होता है। ठीक है, सेकंड लोलक 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला लोलक होता है ये, और T आवर्तकाल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G होता है, ये फॉर्मूला है इसका। T बराबर अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत होता है। सरल लोलक की अधिकतम सीमा 84.6 मिनट होती है। तो ये लोलक, सरल लोलक के बारे में था। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कक्षीय चाल एवं पलायन वेग का संबंध है, तो ये होता है VE इजकल टू √2V0। ठीक है, नेक्स्ट है वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अब प्रकाशिकी देखते हैं, ऑप्टिक्स। प्रकाश क्या है, लाइट। लाइट की परिभाषा, ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है वो लाइट कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, सीधी रेखा में संचरण करता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है ये,
प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, निर्वात में भी संचरण इसका संभव है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ड्यूअल नेचर। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति में एक कण प्रकृति होती है पार्टिकल नेचर और एक तरंग प्रकृति होती है वेव नेचर। तो जो कण प्रकृति होती है उसको दकार्ते द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था और आइजक न्यूटन द्वारा इसको विकसित किया गया है। और जो तरंग प्रकृति है प्रकाश की उसको क्रिस्टियान हाइगेंस के द्वारा 1638 में विकसित किया गया था और ये परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या के द्वारा इनको बताया था। अब प्रकाश की चाल देख लीजिए, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होती है प्रकाश की। चाल में अंतर का कारण क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से चाल में अंतर हो जाता है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या परिभाषा है? प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने का जो प्रक्रम होता है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये अभिलंब है 90 डिग्री का, यहाँ आपतन को 90 डिग्री ये अभिलंब है और ये बन रहा है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण बन रहा है और ये परावर्तन कोण बन रहा है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, इसमें कुछ है नहीं। और ये आपतन बिंदु कहा जाता है, परावर्तक सतह है ये। अब दर्पण देखते हैं, दर्पण की परिभाषा देखते हैं। दर्पण चिकनी तथा उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। इसका प्रकार देख लीजिए, समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है और परवलयकार दर्पण होता है। तो समतल गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। एक समतल दर्पण देख लीजिए, समतल परावर्तक पृष्ठ वाला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। और इस प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित होते हैं। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की जो ऊंचाई होती है वस्तु की ऊंचाई की आधी होना आवश्यक है। 10 डिग्री कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगी उसकी संख्या 3 होगी। ठीक है, तो 10 डिग्री कोण पे अगर रखेंगे, 2 समतल दर्पणों के बीच रखेंगे वस्तु, तो उसकी जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो 3 होगी। 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब अनंत होंगे। प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग चेहरा देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण में करते हैं, बहुदर्शी में करते हैं, परिदर्शी में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ये परावर्तक सतह होता है ये, और ये रजतित परत होती है। और अवतल दर्पण में जो अंदर का भाग है वो परावर्तक सतह होता है और ये उठा हुआ जो भाग होता है वो रजतित होती है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा। तो बाहर की ओर उभरी सतह से परावर्तन होता है। ये बाहर की ओर से जो उभरा है, ये देखिए, ये बाहर की ओर उभरी सतह से यहाँ परावर्तन होता है। ये बाहर उभरा हुआ है, इससे ये उत्तल दर्पण है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, आवर्धक लेंसों में करते हैं और सन ग्लासेस में भी इसका यूज करते हैं। उसी तरह अवतल दर्पण में अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन होता है, यहाँ से परावर्तन होता है। इसका प्रयोग करते हैं टॉर्च तथा
वाहनों की हेडलाइट में, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में, शेविंग दर्पणों में, सौर भट्टी में, खगोलीय दूरदर्शी में और सैटेलाइट डिश में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग लेंस देखते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं, उसे लेंस कहते हैं। और ये कई प्रकार के हैं, देख लीजिए। द्विउत्तल लेंस होता है, उत्तला अवतल लेंस होता है, उभय अवतल लेंस होता है, अवतल उत्तल लेंस होता है, सम उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। अब उत्तल लेंस के बारे में देख लीजिए। उत्तल लेंस इस तरह होता है, ये फिगर है उत्तल लेंस का, और फिर इसमें यहाँ फोकस होता है, फोकस दिया है केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये केंद्र पे मोटा होता है, ये मोटा है, और किनारों पे इसके दोनों किनारे पतले हैं। और इसका अन्य नाम अभिसारी लेंस भी होता है और द्विउत्तल लेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को द्विउत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, दूरदृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया के सुधार में किया जाता है। जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, और दूरबीन के लिए किया जाता है। अब हम लोग अवतल लेंस देखेंगे, कॉनकेव लेंस। ये केंद्र पर पतला होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पतला है, और परंतु किनारों पर ये मोटा होता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, और उभयावतल लेंस है, बाई कॉनकेव लेंस है। और इसका प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए, वाहनों की हेडलाइट के लिए, स्ट्रीट लैंप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा देखिए। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से जो विचलित हो जाते हैं उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है और ये अभिलंब है, ये विरल माध्यम है, ये संघन माध्यम है। तो यहाँ से आते हुए ये विचलित हो जा रही है, तो ये किरण, आपतित किरण, जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, और ये विचलित हो जाती है, तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं? जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान पर उठा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन का होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? इसकी परिभाषा है निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक इजकल टू क्या होता है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक बनाती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और इसका प्रतीक है म्यू, म्यू के द्वारा इसे दर्शाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर जो वापस लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये इसका फिगर दिया हुआ है। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा है माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैल जाना, सभी दिशाओं में फैल जाना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन 1 तरंगदैर्घ्य के पावर 4 होता है, समानुपाती। ठीक है, उदाहरण देखिए, आकाश एवं समुद्र का नीला रंग ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब प्रकाश का व्यतिकरण, ये इसकी परिभाषा है समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप
प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की जो परिघटना होती है उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण क्या है? साबुन के बुलबुलों एवं जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना, ये प्रकाश का व्यतिकरण है। सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना, ये भी प्रकाश का व्यतिकरण है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन हो जाता है, यही इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो देखिए, एक प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश गुजारा जा रहा है और इसमें ये रंग बन रहे हैं, कई रंगों में ये विभाजित हो रहा है। अब ये रंग कौन कौन से हैं? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट है। ठीक है, इसको आप जानते ही होंगे, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है, विविगर, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपका ये भौतिकी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रसायन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए